तो स्टार्ट करते हैं सर। तो पहले इंट्रो, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे अ, पहले तो सर आप अपना नाम से स्टार्ट कीजिए। तो भाई हाँ, नाम तो प्रणीत है। हम्म। मैं वैसे हूँ आंध्र प्रदेश से। ओके। तो मेरी पढ़ाई, माँ पिताजी उधर ही रहते हैं, तो पढ़ाई वगैरह सब भी आंध्र में ही हुआ है। 10वीं तक, 12वीं तक सॉरी। तो 11वीं 12वीं में सबके जैसा मैंने भी जेई का कोचिंग लिया है। हम्म। और 2008 में थ्रू जेई मुझे आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे में मुझे एडमिशन मिला है। ओके। हाँ, वहाँ पे मैंने हायर एजुकेशन किया है। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। ओके। अ, हाँ, उसके बाद फिर दंतेवाड़ा अगला चैप्टर है। और दंतेवाड़ा। अभी दंतेवाड़ा में 13 साल हो गए। अब अच्छा जब सर। मैं 13वीं साल चल रहा है यहाँ पे काम करते हुए। हाँ, ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर दंतेवाड़ा का स्टोरी के बारे में बताइए। मतलब आप आंध्रा से बिलोंग करते हैं, फिर अचानक से आपने दंतेवाड़ा आने के बारे में सोचा, मतलब कुछ पॉइंट। मेरे को जुड़ नहीं रहे क्या? तो ये कहानी बेसिकली मेरा माँ पिताजी से शुरू होता है। तो ओके। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि प्रेरणा कहीं ना कहीं माँ पिताजी से ही आ रहा है। तो मेरे माँ पिताजी खुद भी अ, एक अनाथ आश्रम चलाते थे। तो मैं और मेरा छोटा भाई, हम हम्म। दोनों के अलावा, हमारे हम उस अनाथ आश्रम में ही रहते थे जो माँ पिताजी चलाते थे। तो हमारे घर में ऐसा समझ लीजिए हम 32 बच्चे रहते थे। तो ओके। 30 बच्चे वो आश्रम के, और मैं और भाई। तो बचपन से ही मुझे इस प्रकार की काम की आदत माँ पिताजी से मुझे मिली है। मतलब वो ऐसा हम्म। काम कर रहे थे और मैं करीब से देखा देखा क्या जिया। हम्म। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं दूसरा, वो अनाथ आश्रम तो एक केंद्र था, उसके इर्द गिर्द फिर पिताजी जिस संस्था के साथ जुड़ के सब कर रहे थे, और भी अलग 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 प्रकार के काम चल रहे थे। तो कभी स्वास्थ्य मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं, कहीं पे कोई दलित बस्ती है जहाँ पे छुआछूत का पालन होता है, हम्म। तो उस बस्ती में कोई स्कूल चला रहा है, कुछ मंदिर बना रहा है। या गांव में शाम के समय में कुछ ट्यूशन सेंटर जैसा चलाना है, बाल केंद्र कहते थे, तो ऐसा कुछ चलना हो, या किसानों के साथ किसान सम्मेलन, इस प्रकार की चीजें इस हम्म। संस्था के माध्यम से करते थे। तो हम्म। एक प्रकार का एक्सपोजर मुझे कहीं ना कहीं, वो जो लाइफ मुझे मैंने जिया है पेरेंट्स के काम की वजह से, वो मुझे पहले से है। और मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा उस प्रकार का था ही कि भाई मुझे मुझे भी ऐसा ही कुछ तो करना है। मतलब वो दैट इज समथिंग दैट जो मेरे लिए आसान है, नेचुरल है। हम्म। शायद और कुछ करता तो मेरे लिए असहज होता। हाँ। अभी दंतेवाड़ा कहाँ से आया ये देखे तो मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था। तो पुणे हाँ। में पढ़ाई करते वक्त भी, क्योंकि अभी इस प्रकार का पागलपन बचपन से ही मिला हुआ है, तो हम्म। कॉलेज में भी इस प्रकार का चीज करते थे। तो मैं और मेरा दोस्त, हम लोग, हमारा नया कॉलेज 2006 में भारत सरकार ने शुरू किया है। तो हम जब तक, वी वर थर्ड बैच स्टूडेंट्स, तो हम जब तक गए तब तक ऐसा पूरा कैंपस बना था ऐसा नहीं था। तो वो भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कि चीजें कैसा बनते हैं देखने को मिला। हम्म। आई मीन, बिल्डिंग बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाउ एन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कैसे। डेवलप होता है हम्म। नींव से लेके। तो आईसर में पढ़ते वक्त मैं और मेरा एक डियर फ्रेंड कौस्तुभ, कौस्तुभ को भी थोड़ा इस प्रकार का सामाजिक इंक्लिनेशन है, तो स्वाभाविक रूप से हम दोनों दोस्त बने। हम्म। तो हम लोगों ने शुरू किया था कि हमारा कैंपस के बाजू में जो बस्ती है, एक हम्म। सोमेश्वर वाड़ी करके एक बस्ती है, हम्म। तो उस बस्ती में कुछ लोग हॉस्पिटल जैसा चला रहे थे, हफ्ते में एक दिन हॉस्पिटल। ओके। तो अब हमारी रुचि है तो हम भी एक बार देखने गए थे। तो फिर वहां पे लोगों ने बोला कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली जो बच्चे 10वीं पढ़ रहे हैं, बोर्ड क्लास वाले। बोर्ड बोर्ड क्लास क्लास वाले, वाले। और बस्ती में बहुत बार बच्चे फेल हो जा रहे हम्म। हैं। तो आप लोग इनके लिए कुछ कर सकते हो क्या? तो हम तो स्टूडेंट्स थे, हम तो तैयार थे। हम्म। तो हम लोग रोज शाम को जाके वो सोमेश्वरवाड़ी बस्ती में 10वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ओके। क्योंकि कॉलेज है तो आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो हम दोनों के साथ फिर मेरे रूममेट भी जुड़ गए, कौस्तुभ के भी रूममेट जुड़ गया, फिर धीरे धीरे हमारे बैचमेट्स भी आने लगे। हम्म। फिर हम लोगों ने थोड़ा रोल्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे, भाई ठीक है, तू मैथ्स पढ़ा, तू साइंस पढ़ा, तू ये इंग्लिश पढ़ा जैसा। हम्म। तो वो पूरा हमने साल भर, कॉलेज टाइम के बाद हमने वो किया। तो शायद हमने जो 8 बच्चों के साथ काम किया है, तो सबके सब उस साल बस्ती में पास हुए, तो हमारे लिए काफी मोटिवेशन था, और बस्ती में भी थोड़ा हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। हम्म।
सो नेक्स्ट ईयर कॉलेज की एक अपनी फायदा होता है, तो नेक्स्ट ईयर फिर जब जूनियर्स आते हैं तो जूनियर्स को पता चला कि भाई हमारे सीनियर्स कुछ लोग ऐसा कुछ तो कर रहे हैं, तो हम भी करना चाहते हैं। तो फिर वो एक प्रकार का एक सोशल ग्रुप जैसा बना। फिर भाई अब इतने लोग एक बस्ती में जाके क्या करेंगे, तो उधर ही बाजू में और एक बस्ती था। ऐसा करते करते हम 3 बस्तियों में, फिर उसके बाद जब जूनियर्स आते हैं और नए वॉलंटियर्स आते हैं, वो ऐसा जुड़ते जुड़ते हम 3 बस्तियों में इवनिंग लर्निंग सेंटर्स चलाते थे। तो जिसमें आप वॉलंटरीली जुड़ो, कोई हफ्ते में 1 दिन देता है, कोई 2 दिन देता है, तो अपना अपने हिसाब से आप समय दे रहे हो, और आप जो भी एक बस्ती का सेंटर में आपके लिए रोल फिक्स कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाके काम करो। तो और हमने इस ग्रुप को दिशा करके ऐसा नाम दिया था। ओके। तो दिशा का काम, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं कॉलेज में क्लासेस से ज्यादा फिर दिशा, जब काम बड़ा, ग्रुप बड़ा, तो आपके पास अलग अलग चीजें करने को मिलते हैं। तो दिशा का काम कहीं ना कहीं मेरे ऊपर और उस प्रकार का और एक इम्पैक्ट है सोचने के लिए। बेसिकली व्हेन यू आर इन टीनेज, आपको सोचने के लिए वो एंकरेज करता है। एक्चुअली हाँ, आई थिंक यहाँ से है कि शहर में क्या होता है ना, आप थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करते हो तो आपको लोग बहुत तारीफ कर देते हैं, अरे आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था कि जिन जिन प्रोफेसर्स को पता था कि भाई हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है बस्ती में जाते हैं, तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर को पता चला तो उन्होंने कॉलेज फाउंडेशन डे पे पूरा ग्रुप को कुछ अप्रिशिएट किया वगैरह। तो उस एक सवाल जो बार बार मन में आता है कि भाई जितना तारीफ अपन को मिल रहा है, सो बेसिकली हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इस काम से बस्ती में सच में कुछ बदलाव आ रहा है, या ठीक है भाई सब लोग तारीफ कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके वजह से आप काम कर रहे हो क्या। इस प्रकार के कुछ कुछ सवाल मुझे मन में आते थे। तो उस समय हम लोगों ने तय किए थे कि एक सेमेस्टर हॉलीडेज में सारे दिशा के वॉलेंटियर्स, कि भाई जनरली आईसर में कल्चर है कि लोग सेमेस्टर हॉलीडेज में साइंस प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमने बोला कि भाई एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट हम साइंस प्रोजेक्ट्स ना करते हुए, हम तो अभी शाम को 1-1.5 घंटा टाइम देते हैं, वो भी कुछ लोग तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन देते हैं। हम क्या, ऐसे जो लोग जिन्होंने अपना जीवन ऐसा कुछ काम करने के लिए दिए है, तो वैसा कहीं जाके हम उनका काम समझ के, देख के, उनके जीवन अनुभव सुनकर आ सकते हैं क्या, ऐसा हमने तय किया था। तो सब लोगों ने हाँ हाँ बोले थे। हम लोग सब लोग अपना अपने हिसाब से तय करो, आपके नेटवर्क के हिसाब से। तो तब मुझे बहुत ही कोइंसिडेंस है, दंतेवाड़ा में डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले करके है बारसूर में, और उनकी पत्नी है सुनीता ताई गोडबोले। ये लगभग अभी 34 ईयर्स से यहाँ पे हेल्थ में काम कर रहे हैं, 1990 से। तो बारसूर में रह के काम कर रहे हैं वो। लगभग 12 साल हॉस्पिटल चलाए। फिर अभी उनका मेन काम होता है आरोग्य जागृति, हेल्थ अवेयरनेस के लेकर, या गांव में कोई क्रॉनिक पेशेंट्स है, यानी गंभीर बीमारी से है, जिनको अगर रायपुर में जाके सपोर्ट की जरूरत है, उस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस प्रकार का ये दोनों पति पत्नी काम करते हैं। तो बाय कोइंसिडेंस इनका पुणे में कोई सम्मान कर रहे थे। ये वैसे महाराष्ट्र से है ये दोनों, पुणे में कोई सम्मान कर रहे थे। तो क्योंकि हम इस प्रकार के काम कर रहे थे, तो लोग हम इस प्रकार के कुछ जैसे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आता है उस टाइप का ना, उस समय व्हाट्सएप तो नहीं था, मेल फॉरवर्ड आना, इस प्रकार का आया था कि भाई ऐसा कुछ तो कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि अभी रुचि है तो हम लोग वहां पे गए, और वो वही टाइम था जब हमने तय किया कि भाई दंतेवाड़ा मतलब कहीं ना कहीं जाना है करके। तो हमने उनसे पूछा कि हम सेमेस्टर हॉलीडेज है, हम कहीं ना कहीं जाना चाह रहे हैं, हम आपके पास आ सकते हैं क्या। उन्होंने हाँ हाँ बोला। तो हाँ, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने दंतेवाड़ा, मैं और मेरा दोस्त सेमेस्टर हॉलीडेज में 15 दिन के लिए यहाँ पे आए थे। ओके, वो 15 डेज 13 साल में बदल गया। अभी 13 साल में बदल गया। ओके, ये बचपन बनाओ आपकी एक एनजीओ है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मतलब इसका प्लान कैसे बना? आपका दंतेवाड़ा आने का तो सीन समझ आ गया। तो आई थिंक ये पूरा एक जर्नी है बस। मतलब ऐसा कुछ भी मेरे इसमें ना, मैं ऐसा प्लान करके, मैंने जब आया था मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि बचपन बनाओ शुरू करेंगे वैसा वगैरह वगैरह। मैं तो उल्टा जब आया था मुझे खेती इन मुद्दों पे काम करना था, और डॉक्टर सर को हेल्प करना था, तो मैं उनके पास ही आया। तो डॉक्टर सर को मैंने वो जो भी काम करेंगे उसमें हेल्प करेंगे ऐसा। मगर क्योंकि मैं पुणे में बस्तियों में वगैरह काम कर रहे थे वो पढ़ाई के क्षेत्र पे, दूसरा विज्ञान
का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो साइंस पढ़ाना उस प्रकार के भी चीज अच्छे लगते हैं। हाँ, तो वो बहुत ही सहज रूप से कर रहे थे। तो यहाँ पे हीरानार जो गांव है, हीरानार गांव में डॉक्टर सर लोग, अभी जो वृद्धाश्रम है माँ शंकिनी महिला उत्थान केंद्र करके, तो मैं उन्हीं उधर ही रहता था। तो और खाली टाइम में विज्ञान की कार्यशालाएं कंडक्ट करना या इस प्रकार की चीजें करता था। तो फिर उसी समय ये एक आइडिया था, आई थिंक वो समय था जब देश में युवाओं के लिए अलग अलग फेलोशिप कार्यक्रमों का एक दौर शुरू हुआ था। तो जस्ट नया नया शुरू हुआ था। टीच फॉर इंडिया करके एक फेलोशिप होती है, जो यूथ, शिक्षित युवाओं को सरकारी स्कूलों में आके काम करने के लिए एनकरेज करती है। या गांधी फेलोशिप करके एक है, SBI का फेलोशिप है। ऐसा जस्ट फेलोशिप्स नया नया शुरू हो रहे थे। तो उसी समय में ये भी आया कि भाई जब मैं तो दंतेवाड़ा को खुद से ढूंढ के कैसा भी करके आया, तो क्या ऐसा और भी युवा है, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं कॉलेज में भी युवाओं के साथ काम कर रहा था। बट जरूरी नहीं कि हर कोई अपने से ढूंढ के दंतेवाड़ा आए। तो ऐसा क्या हो सकता है जिसमें ऐसा शिक्षित युवा दंतेवाड़ा आके यहाँ की शिक्षा में कंट्रीब्यूट करे, सहयोग दे। तो उसके लिए चलो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो उस उद्देश्य से एक्चुअली शुरू हुआ बचपन बनाओ। तो बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ अपील टू द पीपल, भाई चलो अपन सब लोग मिलके चाइल्डहुड, बच्चों का बचपन जो है उसको बनाते हैं। तो ऐसा एक अपील के रूप में, एक मंच के रूप में युवाओं को आके काम करने के लिए ये शुरू हुआ है। तो शुरुआत तो वैसा हुआ है। हाँ, बाद में जर्नी फिर अलग अलग दिशाओं में जैसे जैसा अनुभव होते जाता है वैसा जाता है। तो बट शुरुआत तो एक मंच देने के रूप में शुरू हुआ है। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारा जो था, आप बेसिकली और फ्रेंड्स चाहते थे और लोगों को चाहते थे कि हमारा हेल्प करें इस एजुकेशन के मामले में। बाकी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि गांव का बच्चा E फॉर एप्पल कैसे सीखेगा। अब गांव के जो हमारे बच्चे हैं उनके हिसाब से हमें एक उनका अलग बुक टाइप से बनाना चाहिए ताकि उनको जो समझ आए, इजी टू अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट का। वो कॉन्सेप्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? तो देखो, इस बात से तो क्लैरिटी है कि शिक्षा तो चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ, या उनमें से नहीं हूँ सही नहीं है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासी बच्चा है तो इनको शिक्षा नहीं, आधुनिक शिक्षा से दूर रखना चाहिए, इनको सिर्फ अपना संस्कृति या अपना जो जीवन पद्धति है उसी में रखना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो आधुनिक शिक्षा की अपनी फायदे हैं, और आधुनिक शिक्षा आज के समय में अगर अपने को सामाजिक न्याय और शांति हासिल करनी है, उसका कहीं ना कहीं जरिया आधुनिक शिक्षा है। हाँ, तो आधुनिक शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं जब देखता हूँ मैं क्या चीज है जो, क्योंकि अपने जिले में कक्षा पहली में, मैं सिंपल आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो कक्षा पहली में लगभग 100 में से लेके 96 बच्चे कक्षा पहली में आ जा रहे हैं। तो जो कि एक प्रकार का सफलता है, यानी कम से कम 96 बच्चों को हम कक्षा पहली में प्रवेश तो दिला पा रहे हैं, दर्ज करा पा रहे हैं। मगर ये देखे उनमें से कितने लोग कक्षा 12वीं तक पढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा बहुत ही गड़बड़ है कि आई थिंक 40 के आसपास है, यानी हाफ से भी कम बच्चे अपना 12वीं तक का पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल है कि भाई क्यों, हम एक तरफ तो अपन बोल रहे हैं कि भाई आधुनिक शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए, और आधुनिक शिक्षा में कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई, स्कूली शिक्षा तो सबको खत्म करनी है। तो ये कौन सी चीज है जो रोक रहे हैं कि बच्चे को आधुनिक शिक्षा, अपना 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए? तो उनमें सबसे पहला जो मुझे दिक्कत लगता है वो वही है कि कक्षा में या स्कूल में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम और बच्चे का जीवन में कोई तालमेल नहीं होना। यानी बच्चे का पृष्ठभूमि, संदर्भ से कॉन्टेक्स्चुअल हम जो बोलते हैं, तो बच्चा का जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट का हमारा पाठ्यक्रम में या हमारा सिलेबस में कोई जगह ही नहीं है। तो जब तक कक्षा में जो हो रहा है वो उसका जीवन के साथ जुड़ाव महसूस होगा तो किसी को भी वो पढ़ने में ज्यादा रुचि लगेगा और ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। तो उसको मैं सिंपल उदाहरण में बहुत बार लोगों को ये कहता हूँ कि
ये फॉर एप्पल जो उदाहरण आपने लिया है, ये पता नहीं दुनिया में किसने खोज किया है। तो क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट का? तो शिक्षा में एक कॉन्सेप्ट होती है मूर्त से अमूर्त, या नोन टू अननोन वाला ये है। तो उसके पीछे अजम्पशन है कि बच्चा कक्षा पहली में स्कूल में आ रहा है, उससे पहले से ही उसको ये चीजें तो पता रहते हैं कि एप्पल क्या होता है, बॉल क्या होता है, कैट क्या होता है, डॉग क्या होता है, उसको पता होता है। तो अभी अपने को स्कूल का काम क्या होता है, उसको जो ABCD जो सिंबल्स है, तो उसके साथ बच्चे को परिचय कराना, लिखना। तो अब ए फॉर एप्पल ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? वो जो आकृति है ए का और उसका मतलब ये जोड़ने के लिए अपन उसको एज ए उदाहरण के लिए रूप में इस्तेमाल करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वाला। अभी दिक्कत है कि उदाहरण के लिए अपन दंतेवाड़ा में देखेंगे, अभी ये जहां पे भी दुनिया के जिस भी लोकेशन में ये बनाया गया था, उस लोकेशन में एप्पल अवेलेबल हो रहे थे। अभी दंतेवाड़ा में आकर आप देखेंगे कि भाई ठीक है, शहर में तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग रह रहे, तो यहाँ पे सब मिलेंगे। एक अंदर का गांव देख लो, घाटम गांव देखो, अभी घाटम गांव का बाजार में सेब मिलेगा क्या? नहीं जाता है। तो अभी आप जिस फल को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, वही फल बच्चे को पता नहीं है, तो आपका जो उदाहरण है वो उसको पता नहीं है, तो आप उल्टा उसको आसान नहीं बना रहे हो और मुश्किल बना रहे हो। और उसमें अपन आगे भी जाएंगे, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्समस ट्री का यहाँ पे किसी को लेन देन ही नहीं है। जेड फॉर जू, वाई फॉर एट। तो ये मैं सिंपल एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता हूँ कि ये समझाने के लिए कैसा अपना जो पाठ्यक्रम है हमारा परिवेश से पूरा अलग है। शायद ए फॉर एप्पल की जगह शायद अपने को ए फॉर एंट लेंगे तो शायद जल्दी समझ आ जाएगा, बट अने एक सिंपल दिमाग लगाना है कि भाई यही अवधारणा है, सिखा यही कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने की बात कर, आपको कोई अलग कॉन्सेप्ट सिखाने की बात नहीं कर रहा है, बट वो सिखाते वक्त आप उनका परिवेश के साथ, उनके लाइफ के साथ कैसा कनेक्ट करें। हाँ, ये तो मगर मैं एक सिंपल उदाहरण है, ये तो कक्षा 1 का। आप पहली से लेकर 12वीं तक की जो पाठ्यक्रम लेंगे, ये पूरा पाठ्यक्रम में आपको समय समय पर ये सवाल आते रहता है। तो मेरा फेमस दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब मैं जगह जगह बोलता हूँ, क्लास 5th में संगणक, कंप्यूटर्स करके एक लेसन है। अभी कंप्यूटर लेसन में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के उपयोग, तो कंप्यूटर का उपयोग ये है कि आप रायपुर से लेके भोपाल जाने के लिए टिकट रिजर्व कर सकते हैं, ये उसमें लिखा हुआ है। अभी अगेन इमेजिन करो अपने यहाँ का गांव का बच्चा, उसको पहले टिकट रिजर्वेशन करना, यही अपने आप में नया चीज है, कैसा समझाओगे भाई? रिजर्वेशन करना मतलब क्या होता है? यानी आप जो चीज उदाहरण के रूप में लिखते हो, वही उदाहरण उनके लिए उल्टा मुश्किल बन जाता है। आपको पहले उसको समझाओ, टिकट बुक करना मतलब क्या, रिजर्वेशन का मतलब क्या, फिर शायद आगे के बातें बताना होगा उसको। मतलब ये मैथ्स के टर्म में देखा जाए तो एक्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं जो हमें और नहीं पता है। बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ। ये सही कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया था ए फॉर एप्पल के एग्जांपल से। और ऐसा कोशिश ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ है। हाँ। कि सबसे अच्छा उदाहरण है लद्दाख हिल काउंसिल जो है, क्योंकि लद्दाख में भी आदिवासी बहुल इलाका है, तो उन्होंने वहां पे पूरा एक्सरसाइज किया है। उन्होंने देश भर के शिक्षाविदों को बुलाया और उनके पुराने टेक्स्ट बुक्स को रखा, उन्होंने बोला कि भाई इसको हमें हमारे संदर्भ में लिखना है। तो और उन्होंने लद्दाख के परिवेश के हिसाब से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा टेक्स्ट बुक उन्होंने लिखा और बच्चा वो पढ़ रहा है। तो ऐसा एफर्ट्स और भी छोटे जगह पे लोगों ने किया है, और ऐसा कुछ अनोखा मेहनत भी नहीं है। बस उसके लिए हमने इस चीज के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया, इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा। शायद हम वो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा ऐसा कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं लगेगा, उसका और उनका जीवन के बीच में क्या संबंध है वो बच्चों को समझ आए तो ज्यादा से मे बी वो कहीं ना कहीं आप बच्चे ड्रॉप आउट होने के लिए कम कंट्रीब्यूट करें। सर, आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि 90 समथिंग बच्चे जो होते हैं वो पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, बट 12th तक जाते जाते ये 40 हो जाता है, आधे से भी कम। तो इसका क्या मेन रीजन है? एक चीज, एक कारण तो जो मैंने अपन ने अभी चर्चा किया है कि भाई पाठ्यक्रम और जीवन के बीच में कम संबंध होना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है।
दूसरा कारण है जो मुझे लगता है कि भाषा, कि अपने जिले में ज्यादातर बच्चों की मातृभाषा गोंडी और हल्बी है। हिंदी बहुत ही कम बच्चों की मातृभाषा है, और स्कूल में पढ़ाई होती है हिंदी में। और ज्यादातर जो अपने शिक्षक साथी है वो गोंडी में संवाद नहीं कर पाते हैं। तो कक्षा पहली में जब बच्चा आता है क्योंकि अपने मन में स्कूल के प्रति जो इम्प्रेशन है वो कक्षा पहली में वो इम्प्रेशन जो आपका बनता है वही आपके लिए ज्यादातर लाइफ में रहेगा, वो इम्प्रिंट रहेगा आपके मन में। तो क्लास 1 में जब बच्चा आ रहा है, सोच लो कि वो बच्चे का भाषा, उसका और शिक्षक के बीच में कोई संवाद नहीं हो पा रहा है, राइट। इसका भाषा टीचर को नहीं समझ रहा है, शिक्षक का भाषा इसको नहीं समझ रहा है। तो जब आपका और आपके टीचर के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है तो एक अच्छा इंप्रेशन जो स्कूल को लेके होना चाहिए वो कहाँ से होगा। दूसरा भी, शिक्षक जो बोर्ड पे समझा रहा है वो आपको तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपको भाषा आता नहीं है। तो अभी अपन ने पूरा पहली से लेके 12वीं तक के लिए क्या क्या सीखना है प्रत्येक कक्षा में हमने सिलेबस के रूप में बांट लिया है, राइट। मैथ्स में उदाहरण के लिए समझ लो आपको पहली में नंबर आइडेंटिफिकेशन आ जाना चाहिए, राइट। ये अगर कक्षा पहली है, और कक्षा दूसरी में मे बी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने लगे। अभी दिक्कत यह है कि क्लास 1 में टीचर और बच्चे के बीच में कोई संवाद नहीं है, और क्लास 1 में जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाया, और वो जाता है फिर अगला क्लास 2 में। आपको अभी नंबर से अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, अभी आपको क्लास में टीचर तो एडिशन सिखा रहा है तो आपको वो समझ नहीं आएगा, तो फिर वो बैकलॉग बढ़ते जाता है। जब आप 4वीं 5वीं तक आते जाते हो, भले तब तक बच्चा हिंदी सीख लेता है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो बैकलॉग उसके ऊपर काफी बोझ हो जाता है, तो क्लास में जो हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा होता है। तो भाषा दूसरा सिर्फ वो नहीं है, भाषा के वजह से ना बेसिकली हम सभी इसके दोनों थियरीज काम करते हैं कि एक थियरी ये भी कहती है कि छोटे उम्र में आपको जितने अलग अलग भाषाओं का एक्सपोजर मिलेगा उतने अलग अलग भाषाएं आप सीख लेते हैं। इनफैक्ट उसी के कारण है अपने भी बच्चे, सभी बच्चे 3री 4वीं तक आते आते हिंदी तो सीख ले रहे हैं। हाँ, मगर हिंदी सीख ले रहे हैं, वो जो कक्षा 1 की कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं सीख पा रहे, तो दूसरी की चीजें समझ नहीं आ रहा है, दूसरी की चीजें नहीं आता है तो अभी तीसरी में जाते हैं तो तीसरी की बातें समझ नहीं आते हैं। तो उस ढंग से ये जो भाषा का इश्यू है जो मुझे लगता है कि अपने इलाका में बच्चे का लर्निंग को हैम्पर कर रहा है। तो फिर क्या हो जाता है कि भाई जब बड़े कक्षा में जा रहे हो, आपको क्लास में जो हो रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपको स्कूल जाने का मन क्यों करेगा। बेसिकली आपको कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो इवेंचुअली आप छोड़ देते हो, आपको समझ नहीं आता। अभी अभी एक सर्वे हुआ है अपने जिले में, जिला प्रशासन ने किया है, आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं समझने के लिए। उसमें रीजंस देख रहे थे, तो वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि घर के कामकाज में सहयोग करना है, एंड इमीडिएटली द सेकेंड रीजन इज मुझे पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। तो वो भी उतना ही स्ट्रांग रीजन है बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये घर टू घर सर्वे किया है, अपने जिले का किया है, वेरी लेटेस्ट डेटा। मैं आज सुबह ही एक्सीडेंटली वो पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके वजह से पढ़ाई छोड़ा। और इंटरेस्टिंग नहीं होने के कारण एक पहला कॉन्टेक्स्ट वाला है, दूसरा है भाषा, ये दोनों ही उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा कारण है मुझे ऐसे लगता है कि अपने स्कूलों की जो कैलेंडर रहती है कि स्कूल 15-16 जून को शुरू होता है, फिर अप्रैल तक चलता है, फिर छुट्टियां होते हैं। स्कूलों के कैलेंडर में अपने जिले की लोगों की जीवन के जो जरूरतें हैं ये अपन ने कहीं पे कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक, उसको अब कहीं पे काउंट नहीं किया है। क्या है ना, हम सब लोगों को एक देश एक व्यवस्था वाली बातें बहुत पसंद आते हैं, मगर भारत विविधताओं से भरी देश है। तो स्पेशली शिक्षा के केस में इन विविधताओं को हमें अकोमोडेट करने की कोशिश करना है, ना कि व्यवस्था लोगों के लिए ना, लोग व्यवस्था के लिए नहीं है। सही बात है। तो अभी अपने जो स्कूलों में है सारे स्कूल 16 जून को शुरू होते हैं,
वो वही टाइम है जब मानसून आता है, बारिश गिरता है। अभी अपने यहाँ, क्योंकि अपने यहाँ आबादी कम है, तो हर परिवार के पास अपना जमीन है, सबको उस समय खेत में काम करना है। अभी शिक्षा जो है भाई, आप 12वीं तक पढ़ोगे, उसके बाद नौकरी करोगे, तब घर पे कुछ आएगा ना। खेती वाला सीजन में तो पूरी परिवार को खेत में काम करना है, क्योंकि ना हर परिवार, पूरा परिवार उसमें लग जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो जुताई का जो सीजन है, जो जब मानसून आता है, उस समय पूरे स्कूलों में अटेंडेंस कम रहता है। उसके बाद कटाई का जो सीजन आता है, हार्वेस्टिंग का सीजन, अगेन एक बार सारे बच्चे अपने अपने खेत में सहयोग कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके स्कूलों में अटेंडेंस कम रहता है। अपने यहाँ और एक चीज, बाजार के दिन, मेरे पास तो डाटा भी है कुछ 10 स्कूलों का, कि कुछ 3 महीने के अंतराल में दंतेवाड़ा के आसपास था, दंतेवाड़ा बाजार बुधवार को होता है, तो बाजार के दिन वो सारे स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम है। फिर छुट्टियां जो है, अपने गांव के जो उत्सव है, उन उत्सवों को हमारे कैलेंडर में कहीं पे जगह नहीं है। कैलेंडर तो पूरे राज्य के लिए बनती है, तो राज्य के लिए जो मुख्य जो लगता है, दसरा, दिवाली, इनका छुट्टियां राज्य सरकार देती है, तो वो तो छुट्टी मिल रहा है। में जो गांव की जो उत्सव है, उसमें वापस बच्चा छुट्टी लेगा, राइट, अमूस में लेगा, आम पंडुम में लेगा, मवा पंडुम में लेगा, बीज पंडुम में लेगा, इन सब में छुट्टी लेगा। वो एक, उसके बाद फिर जब मेला सीजन आता है, उसमें फिर बच्चा छुट्टी लेता है। अब इसमें अपने को बच्चे को दोष देने का कोई पॉइंट नहीं है भाई, जिन जिन जगह पे जैसे जैसे त्योहार है, वहां पे परिवार लेके जाना चाहेगा। फिर महुआ का सीजन, महुआ का सीजन में मैंने देखा कि अक्रॉस द स्कूल अटेंडेंस कम रहती है। तो हमने जब हमारा कैलेंडर या स्कूल का टाइम टेबल बनाया, जिस भौगोलिक पृष्ठभूमि में अपने कक्षाएं चल रहे हैं, उनको कहीं पे भी हमने काउंट करने की कोशिश नहीं किया है। क्या हमारी उसके वजह से क्या हो रहा है, बच्चे का कंटिन्यूटी नहीं है। तो आज क्लास में आप कुछ पढ़ाया, फिर वो 2 दिन नहीं आया, तीसरा दिन वो आया, मगर अभी वो कंटिन्यूटी छूट गया, वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको वापस क्लास में जो हो रहा है वो समझ नहीं आता है। तो हम इन सबको अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करते, फिर बोल देते हैं बच्चे बुद्धू है। सही बात है। नहीं है ना, कि उसमें शायद एक व्यवस्था के रूप, एक दो बच्चों के साथ अगर ऐसा चीज हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई वो 2 बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर ले। और भाई आपके पूरे जिले में जितने बच्चे हैं, उनमें एक लार्जर लेवल पे ये दिक्कतें हो रहा है, तो ये आप व्यवस्था में अकोमोडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सोचते फिर तय करते कि भाई चलो नहीं हो पाएगा करके, वो अलग बात है। हमने इसको एक मुद्दा के रूप में नोटिस ही नहीं किया है। क्यों भाई, जब शनिवार को हाफ डे दे रहे हैं, तो क्या हम उसको बाजार के दिन कर सकते हैं क्या? सिंपल उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, क्यों ये जिद क्यों है कि एक ही दिन पूरा राज्य में हो, तो शनिवार को फुल डे करो, एक उदाहरण के रूप में। तो इस प्रकार का आप दिमाग लगाएंगे तो आपको और भी आइडियाज मिल सकते हैं, राइट, ताकि हम इंश्योर कर सके बच्चे का कंटिन्यूटी रहे। तो वो एक तीसरा कारण मुझे लगता है कि एकेडमिक कैलेंडर में यहाँ के रहन सहन संस्कृति का जगह नहीं होना। और एक कारण मुझे लगता है कि अपने बच्चे आजाद किस्म के हैं। हाँ, गांव में आपने मेंशन भी किया है। हाँ, अपने वीडियो में अपने बच्चे एकदम आजाद किस्म के हैं कि गांव में वो किस पारा में घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, वो अपने मर्जी का मालिक है। और मुझे नहीं लगता आप सबके भी लाइफ में आप लोगों ने जो भी डिसीजंस लिया कि चूल्हा आसमान में जाना है और कहीं इंजीनियरिंग जाना है, उसमें माँ पिताजी से ज्यादा आपके लाइफ के डिसीजंस आप ही लोग लेते हैं यहाँ पे, राइट। और गांव में भी ऐसे ही होता है। हाँ, मगर अपना स्कूल जो है, ये जो आधुनिक स्कूल की जो अवधारणा है, ये पूरा के पूरा अडल्ट द्वारा चलाया जाने वाली संस्था है। अडल्ट है ना, वयस्क जो लोग हैं, जिनको अपन टीचर कहते हैं, कि वो तय करते हैं। तो 2 तरीके हैं, इधर हमारे सभी बच्चे इसको स्वीकार ले, या क्या हम वो टीचर ने, जब मैं कहता हूँ कि टीचर्स द्वारा चलाया जाने वाला, वो तय करता है सब कुछ। आप कैसा बैठोगे, कब कूदोगे, कब हंसोगे, कब ताली बजाओगे, सब कुछ वो टीचर है वो जो वो तय कर रहा होता है। और कठपुतली टाइप का सीन बोल रहे हैं, जो क्यों हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं, करता है ना। जबकि अपना गांव में स्थिति वैसा नहीं है, बच्चे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी एक कारण लगता है
कि अभी जो बच्चे इसको स्वीकार लिया वो अच्छे से रह पाता है, मगर जिसने नहीं स्वीकारा, अने इसको अपना स्कूल बेसिकली एक अथॉरिटेटिव मॉडल में चलता है, वेयर एज हमारा गांव और घर अथॉरिटेटिव मॉडल में नहीं चलते हैं, तो उसके वजह से फिर बच्चों को वो कनेक्शन मिसिंग लगता है। तो ये मुझे एक और कारण लगता है कि क्यों अपने यहाँ पे गरीबी या ये चीजें बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। हाँ, गरीबी से ज्यादा घर में काम करना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई गाय किसी को तो चराना पड़ेगा वाला। और दूसरा मेजर कारण मुझे पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। सर बाल मित्र के बारे में आपने कहा था, तो बाल मित्र में कुछ ज्वाइनिंग फीस है, और मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ कुछ एज ग्रुप लिमिट है कि आपने कुछ एज ग्रुप को ही, जैसे बाल मित्र नाम से बच्चों के लिए ऐसा टाइप का साउंड करता है, तो इसमें कुछ एज लिमिट है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बाल मित्र पुस्तकालय जो बना है गांव में, टारगेट कक्षा पहली से 8वीं का एज ग्रुप हमारा प्राइमरी टारगेट है, क्योंकि उस एज में अगर उनको पढ़ने की आदत हो जाए तो लंबे समय तक रहती है। तो इसलिए एज ग्रुप तो क्लास 1 to क्लास 8, मतलब उम्र के हिसाब से बताओ तो 6 साल से 13-14 साल तक के बच्चों के, तो वहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह भी उनके लिए प्राइमरीली डिजाइन होते हैं। बाकी बार कभी कभी यूथ के लिए, एडोलसेंट के लिए भी हो, बट प्राइमरी जो है वो बच्चों के लिए। फीस नहीं है, आज के डेट में तो कोई फीस नहीं है, मगर ये है आखिर में गांव का है, तो गांव अपने सर पर निर्णय ले सकता है कि भाई क्योंकि सेंटर है तो सेंटर को संचालन करना पड़ेगा, तो और आपको चलाने में कुछ कुछ खर्चे तो आएंगे। तो अगर कोई गांव अपने सर पे कुछ निर्णय ले तो वो अलग है, बट वो जो भी होगा मुझे लगता है कि वो कोई भी नॉमिनल होगा या ऐसा होगा, बट बाई पॉलिसी तो कोई फीस नहीं है। एटलीस्ट हमने डिजाइन में तो कोई फीस वगैरह नहीं रखा, क्योंकि पहला प्रयास ये है कि कहीं ना कहीं फीस हिंड्रेंस ना बने कि बच्चे आने के लिए ना। कोशिश ये है कि अभी ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस केंद्र के साथ जुड़े, शायद आज के डेट में वो प्रायोरिटी है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज पूछना चाहता हूँ सर, जैसे बाल मित्र के जो वहाँ पे बुक्स हैं, आपने पहले से 8वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए रखा है, इसमें किस टाइप के बुक्स हैं, आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मुझे ना ये बाल मित्र वाला जो आइडिया ना कहीं खुद के अगेन लाइफ से ही साथ जुड़ के देख रहा हूँ मैं जैसे शुरुआत में बताया था कि मेरे पिताजी अनाथ आश्रम चलाते थे, हमारे घर में बच्चों की बहुत सारे मैगजीन्स आते थे, मासिक पत्रिकाएं जो होते बच्चों के, तो चंदा मामा आता था, बाल भारती आता था, चंपक आता था, विजडम आता था, चकमक आता था। तो मुझे याद है कि मैं हर महीना इतने अलग अलग प्रकार के बच्चों की किताबें मुझे पढ़ने को मिलता था। जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि गांव में उस बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के जो 4 पाठ्य पुस्तक है, हिंदी, गणित, पर्यावरण और इंग्लिश, उसके अलावा बच्चे के पास और कोई किताबों की एक्सेस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाल मित्र पुस्तकालय ये संकल्पना में ये एक आइडेंटिफाई हुआ है मुझे कि भाई एक यहाँ पे बच्चों के पास वो पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी अलग अलग प्रकार के कहानियां, कविता, इस प्रकार की चीजें है ही नहीं एक्सेस में करके। तो उसमें और आज के डेट में अभी तो समय काफी बदला है, अपने देश में इतने अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस है, इवन हिंदी में। एक जमाने में बच्चों की अच्छे सुंदर इलिस्ट्रेशंस के किताबें सिर्फ इंग्लिश में होते थे, मगर आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हिंदी में भी बहुत अच्छे पब्लिकेशंस आए हैं। एकलव्य एक पब्लिकेशन है, इकतारा एक पब्लिकेशन है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट एक अच्छा पब्लिकेशन है, तुलिका करके एक पब्लिकेशन है। इनके बहुत सुंदर किताबें हैं, हिंदी में है, बच्चों के लिए काफी रोचक है और एकदम अट्रैक्टिव रहता है, उसका फॉन्ट हो, उसमें चित्र हो। और किताबें इसलिए भी पढ़ना है ना कि हर किताब अंक के लिए, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा जाता है ना। भाई मूवी क्यों देखते, मूवी आप एक प्रकार का मनोरंजन है, तो किसी के लिए पढ़ना भी एक प्रकार का मनोरंजन है। हर बार पढ़ाई किसी ये नहीं हो सकता, कोई अंक के लिए ये नहीं हो सकता। तो दूसरा विचार विमर्श की जो आपका कौशल है
वो विकसित होना। आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर जवाब देंगे, या तर्क संगत कैसा होना है। तो ये सभी चीजें आप जितना ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना होगा। तो अभी उसके लिए आप बच्चों बचपन में से वो आदत लगाना है। तो फिर ऐसे किताबें चुने हैं हमने कि जो किताबें एक तो पहले बच्चों को अट्रैक्ट करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किताब ले और फिर पढ़े और उनमें कौशल डेवलप हो। और साथ ही साथ किताब में थोड़ा हमने ये भी ध्यान रखा अलग अलग बच्चों के लेवल के हिसाब से, यानी भाषा हिंदी पढ़ने की जो लेवल है, क्योंकि अपने जगह अपने जिला में बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जो शायद अक्षर भी नहीं पहचान पाते, तो उनके लिए भी कुछ किताब हो। कहीं ना कहीं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते वो पहचान करना सीख ले और पढ़ना सीख ले। तो ऐसा 4 अलग अलग लेवल्स में, जिसमें एक लेवल 1 ऐसा समझ लीजिए जिसमें कि बहुत ज्यादा चित्र है, सिर्फ कुछ अक्षर है। लेवल 2 में थोड़ा 80-20%, लेवल 3 में 70-30%, 60-40%, या कुछ तो ज्यादा अक्षर हो, एकदम कम चित्र हो, वैसा थोड़ा हर लेवल के हिसाब से। दूसरा अलग अलग माने कहानियां, कविताएं, छोटी कहानियां, बड़ी कहानियां, चित्र कहानियां, इस प्रकार का अलग अलग जोनर्स में भी उसमें किताबें हैं बच्चों के लिए बाल मित्र पुस्तकालय में। इसके अलावा जैसे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, वहाँ पे वाईफाई का एक्सेस है, क्या बाल मित्र में भी वाईफाई का एक्सेस है, कुछ इंटरनेट का एक्सेस है? बच्चे वहाँ इंटरनेट का यूज करते हैं या फिर सिर्फ बुक्स हैं? आज के डेट में नहीं है इंटरनेट, क्योंकि एकदम ही नया इनिशिएटिव है, अभी शुरू हुआ है। मे भी भविष्य में जरूरत पड़े तो मुझे लगता है उसको कोई रोकने की जरूरत है। हमें उसको चाइल्ड सेफ्टी कैसा बनाया जाए उतना ध्यान रखना है। बट अभी नहीं है। अभी पहला कोशिश तो ये कर रहे हैं कि क्या हर सेंटर में ऐसा कोई मल्टीमीडिया डिवाइस हो सकता है क्या, प्रोजेक्टर या टीवी। शायद हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, ताकि गांव के सारे बच्चे हफ्ते में एक दिन कोई वहां पे मूवी देखे, चिल्ड्रन मूवी देखे, या कोई अच्छा डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं तो बच्चे वो डॉक्यूमेंट्रीज देखे। अगेन ये सब चीजें अपने यहाँ बच्चों के लिए एक्सेस नहीं है, या गांव में नेटवर्क भले आ गया है, बट ये चीजें कैसा है कि आपके घर में कोई ऐसा देखने वाले पहले होता तो वो फिर छोटा भाई को दिखाएगा, या मगर अपने यहाँ सांस्कृतिक रूप से इन चीजों से अपने इससे पहले वाले पीढ़ियां दूर रहे हैं, तो वो गाइड करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। तो कोशिश है कि क्या ये केंद्र बाल मित्र जो पुस्तकालय है वो ये केंद्र बन सकता है क्या, तो वो जरूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर हफ्ता कोई मूवी देखे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखे, फिर बच्चे उसके ऊपर चर्चा करें या उसके आधार पर कोई लेख लिखे, कुछ कहानी लिखे। तो वो चीजें थोड़ा हम प्लान कर रहे हैं। मे बी उसके बाद के स्टेज में शायद वाईफाई और इसके बारे में सोच सकते हैं। हाँ, इसको धीरे धीरे फिर वैल्यू ऐड करते जाना है। आपने जैसे यहाँ के बच्चों को बहुत ध्यान से देखा है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजिकली यहाँ के जो बच्चे वो कैसे देखते हैं आज की टेक्नोलॉजी को? आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चे दे आर एक्साइटेड। ओनली थिंग अपने यहाँ मुझे लगता है एक्सेस का इश्यू नहीं है। अगर एक बार उनको एक्सेस हो जाए चीजों की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग है, कम है वगैरह। कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है लास्ट मंथ, जो मेटा क्वेस्ट जो डिवाइस होते हैं, वर्चुअल रियलिटी जो डिवाइस है, थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया था, कुछ 7-8 डिवाइसेस। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। तो हमने उसमें जिले के कुछ स्कूल्स और एकदम ही इंटीरियर स्कूल्स, नाहाड़ी, मुलेर, पोटाली, जो एकदम इंटीरियर गांव है, वहां के बच्चों के साथ मेटा डिवाइस इंट्रोड्यूस किए। कि बच्चे बहुत ही प्रोएक्टिवली उसको परस्यू करते हैं, सीखेंगे। बस 2-3 बार उनको यूज करने दो, चौथी बार में समझ जाते हैं कि कैसा ऑपरेट करना है। मतलब यहाँ की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। हाँ, इट्स एक्सेस का इश्यू है। एक बार वो एक्सेस हो जाए तो मुझे लगता है कि ये भी उतना ही एक्टिवली सीखेंगे, फिर ये भी टेक्नोलॉजी की जो अलग अलग डोमेन है उसमें जाएंगे। वैसे मैं क्योंकि टेक बैकग्राउंड से हूँ, मतलब टेक की चीजें देखता हूँ, तो और मेरे फ्रेंड लोगों से जब बात करता हूँ ना, तो उनको लगता है ये सब चीजें बहुत हार्ड है। बट जब मैं अपने लेवल पे चीजों को देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं सीख रहा हूँ। और इंटरनेट बहुत ईजी है। जो वेबसाइट डेवलपमेंट बोलते हैं बहुत लोग हार्ड है, सब चीजें ईजी है। बट वही है, स्टार्टिंग में मुझे भी एक्सेस नहीं था, बट मैंने इंटरनेट में सर्च करना सीखा, तो मुझे भी अभी ईजी लगता है। तो अभी बच्चे जो हैं वो जब उनको एक्सेस मिलेगा तो आप जैसे बोल रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमारा स्कूल ना, सपनों की शाला में बच्चों को अब आदत है कुछ गाने बजना है, ठीक है, उनको टाइप करना नहीं आता, बट उनको वॉइस टाइपिंग पता है, तो वो यूट्यूब में वो गाना सर्च करना तो सीख लिया ना। ये आपकी सपनों की शाला में मतलब किस टाइप की लर्निंग होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे?
हाँ, ओके। मतलब अभी मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि आपके सो स्कूल है। सपनों की शाला जो स्कूल है, उसको हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्कूल, प्रजातांत्रिक विद्यालय ऐसा कहते हैं। तो ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चे को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना है, बच्चे को अपने निर्णय खुद लेनी है और लिया हुआ निर्णयों का जिम्मेदारी भी खुद को करनी है, जिसको लेनी होती है। यानी क्या है, अगर हम सब लोग देखेंगे, स्पेशली मैं शहर के अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज में, आप उसके बच्चे के जीवन का हर निर्णय आप लेते हो। कौन सी स्कूल में पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या चुनना है। अचानक से बच्चा एकदम से कॉलेज में जाता है, उसके बाद फिर अचानक से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। बचपन से आपने उसको खुद से डिसीजंस लेना और दिया हुआ डिसीजंस का अगर कोई कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसका जिम्मेदारी लेने की आपने आदत नहीं कराया है, और अचानक से एक दिन उसको डिसीजंस लेना होता है, अपने लाइफ के डिसीजंस, वो पार्टनर को चुनने को लेके हो, जॉब को लेके हो, कोई भी हो, तो वो एकदम से होने वाली चीज नहीं है। आप सपनों की शाला में हम कोशिश ये करते हैं कि भाई यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन फ्रॉम द यंग एज। तो वो डिसीजन स्कूल में शायद जितना छोटा हो उतना, कि आज मुझे गणित पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो कोई बात नहीं, तो उसका जो भी कंसिक्वेंस होगा उसके लिए भी खुद ही जिम्मेदार हो। जैसे कि अगर हमारा डेमोक्रेटिक स्कूल अगर मैं ये कहता हूँ, तो हमारा स्कूल का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारा स्कूल पार्लियामेंट, जो कि हफ्ते में एक दिन हम लोग बैठते हैं, और जिसमें हम सर्किल में बैठते हैं, बड़े छोटे सब लोग, सबके पास एक वोट है। तो अगर हमें किसी विषय पर यह डिवीजन है तो हम वोटिंग पे भी जाते हैं। तो आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, हम सब लोग हाथ ऊपर करते हैं, वोट डालते हैं, जो मेजॉरिटी है वो डिसीजन होता है। तो जस्ट बिकॉज मैं टीचर हूँ तो उसमें इस प्रकार के भी डिसीजन होते हैं, जैसे कि हमें स्कूल 5 बजे तक चलाना है। हाँ, तो एज ए टीचर आप प्रस्ताव रखते हुए बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई हम 5 बजे तक क्यों चलाना चाह रहे हैं, कि भाई अपना सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, शायद हम 5 बजे तक नहीं चलाएंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, आपको आगे दिक्कत होगा, आपको जो भी आपके रीजंस देनी है। अगर सब बच्चे कन्विंस हो जाते हैं तो फिर कोई वेल एंड गुड, या आधे कन्विंस हो रहे हैं आधे नहीं हो रहे, फिर आप वोटिंग लेते हो। तो जो इक्वल वोट है वो सबको वोट होता है। तो हमारा सारे डिसीजंस, जस्ट बिकॉज आप अडल्ट है तो आप कोई उसके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकते। या ये जो आर्गुमेंट होते हैं ना, बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह, मुझे बहुत बकवास लगता है। ऐसा नहीं, हमें अभी तक पिछले 6 साल में हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि अरे यार हम कुछ कह रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे और हमें सहयोग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। तो अगर समझ लो ये जो उदाहरण मैंने लिया, 5 बजे तक स्कूल चलाना है, अगर एक्चुअल वैलिड है तो बच्चे को समझ में आता है अच्छे से, और वो आपका हम कई बार क्या है ना, हम बच्चों के इन सवालों को जवाब देना अपन अपमान समझते हैं अडल्ट्स, इसलिए हम फिर ताकत को इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूं ना तुझे 5 बजे तक रहना है, तो उसके जगह भाई इसलिए तुम्हें 5 बजे तक रहना है, ये बोलने में हमारा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि हमने हायरार्की वैसा ही एस्टेब्लिश करके रखे। तो सपनों की शाला में उसको तोड़ने की हम कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में हम सब अडल्ट्स जो टीचर्स है, हमारी लर्निंग हो रही है। हाँ, सो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जो मैं बात कर रहा था, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल आपको कोई इश्यू है, तो आप पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहते हो, जैसे कि भाई आपको किसी ने मारा, तो हमारा प्रोसेस ये है कि आपको हमारे एक पार्लियामेंट एजेंडा डब्बा है, तो उसमें आपको लिख के डालना है, तो फिर पार्लियामेंट में वो खुलेंगे, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन होता है। समझ लो आपको लिखना नहीं आता, तो आप लिखोगे कैसे? आप हर बार फिर किसी ना किसी के पीछे पड़ोगे, अरे रजंती लिख के देना, चंद्री लिख के देना, ऐसा करके आप उनके पीछे पड़ोगे। तो फिर उसको रियलाइज हो रहा है भाई मुझे लिखना आता तो शायद मैं ही लिख देता ना। तो फिर आप कोशिश करोगे अगली बार कि भाई मैं हिंदी लिखना सीख सकूं। तो इस प्रकार का स्कूल अलग अलग मौके अलग अलग ढंग से बच्चों को क्रिएट करने की कोशिश करता है, कि जहाँ पे जो भी स्किल सेट उसको लाइफ के लिए चाहिए, जिन लाइफ स्किल्स को वो करे। तो हाँ, हमारा पार्लियामेंट में इसी प्रकार के छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं कि उसने मुझे मारा,
या आज इसका जिम्मेदारी था बैठक के बाद चद्दर उठाना, उसने उठाया नहीं। वो भले अपने लिए वो सिली लग सकते हैं, बट बच्चे का जीवन के लिए वो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलती, बट वो लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। या सो वॉलीबॉल समझ लीजिए, कोई एक लिया है दूसरे को नहीं दे रहे, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन में आता है। रोहित जो है बाकी लोगों को देने इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, फिर कोई तो रूल बनता है भाई जो भी वॉलीबॉल लेगा 15 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके बाद आपको वापस करनी है। तो फॉलो करते हैं सर? हाँ, उसके अगर फॉलो नहीं होते तो वो भी चर्चा का विषय हो जाता है। चर्चा, हाँ, क्योंकि आपने निर्णय लिया है, आपको पालन करना है। ऐसे कोई टॉपिक बताएंगे जिसको मतलब 2-3 बार चर्चा करना पड़ा हो? बहुत टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। क्योंकि आपने किया, फिर वो पालन नहीं किया, फिर पार्लियामेंट में आएगा। भाई पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या पनिशमेंट होगा? पनिशमेंट भी है इस पे? हम पनिशमेंट्स के खिलाफ नहीं है, बट हम पनिशमेंट्स टीचर्स थोपने के खिलाफ है। तो पनिशमेंट जो भी है पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, हमारा पनिशमेंट्स भी इंटरेस्टिंग होते हैं। कि भाई समझ लो आपने स्कूल असेंबली में हल्ला किया, आई थिंक जितना मुझे याद है, तो असेंबली को आपने डिस्टर्ब किया मान लो, तो हमारा पनिशमेंट है कि दोपहर को जो हमारा महेश भैया है वो जब खाने का बर्तन धोते हैं तो उसमें जाके उनको मदद करना है आपको। तो इस प्रकार के अलग अलग पनिशमेंट्स होते हैं। आपने किसी को गाली दिया तो क्या है, किसी को मारा है तो क्या है। हाँ, तो ऐसे पनिशमेंट्स रहते हैं। यहाँ पे कौन से क्लास वाइज है? जैसे हमारा क्योंकि स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल है, तो सपनों की शाला की कोशिश ये है कि क्योंकि दंतेवाड़ा आदिवासी बहुल जिला है, और मैंने जो अलग अलग मुद्दे आपको बताया, भाषा की, अथॉरिटी की, नॉन कॉन्टेक्सुअल करिकुलम की, तो सपनों की शाला एक कोशिश है कि क्या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था या मॉडर्न स्कूल संभव है क्या, जहाँ पे आज के जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स है इंग्लिश की, कंप्यूटर्स की, भाषा की, उनके साथ साथ हमारी ओन कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखते हुए आपको अपने संस्कृति और अपना समाज को लेकर आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। तो जैसा बाकी सभी सभ्यता है वैसा हमारी भी सभ्यता है, बट साथ ही साथ हम गणित भी सीख रहे हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, और अच्छे से सीख रहे हैं। और उसके लिए जो भी चीजें जो उसके उस रास्ता में बाधक बन रहे थे, जैसे कि भाषा और भाषा जैसे चीजें, तो उनको कैसा अकोमोडेट किया जाए। तो इसका एक कोशिश है सपनों की शाला। तो हम गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम की जो गिवन फ्रेमवर्क है स्कूल चलाने की, उसके अंदर रहते हुए ऐसे चीजें कैसा कर सकते हैं, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम स्कूल लेवल क्लास स्ट्रक्चर में ऑपरेट करता है, क्लास 1 से 8 तक, तो हमारे यहाँ पे क्लास 1 से लेके 8 तक बच्चे अलग अलग कक्षाएं हैं। विद इन द क्लास फिर हम टीचिंग मेथड में क्या चेंजेस ला सकते हैं, स्कूल की मैनेजमेंट प्रोसेसेस में, जैसे कि भाई एक तरीका हो सकता था कि हम भी सभी स्कूलों जैसा एक हेडमास्टर है वो सब तय कर रहे हैं, हमने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई नहीं, अभी भी तो स्कूल मैनेजमेंट करना ही है, बट एक व्यक्ति तय करने का जगह चलो सब लोग मिलकर तय कर लेते हैं, तो उतना ही। तो उस प्रकार के छोटे छोटे चेंजेस करते हुए इन सभी चीजों को कैसा अकोमोडेट करें, ये हम कोशिश करते हैं। सर जैसे आप एजुकेशन सिस्टम का यहाँ का देख रहे हैं, दंतेवाड़ा का लगभग, तो इसमें एक एडटेक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? जी, मैं हमेशा टेक्नोलॉजी को एक एनेबलिंग इसके जैसा देखता हूँ, फैक्टर जैसा देखता हूँ, बट मैं ऐसा भी देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी इंसान या टीचर को रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, हम टीचर के बदले सिर्फ और सिर्फ जो भी टेक के भरोसे स्कूल्स चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई पोल्ट्री फार्म नहीं चला रहे, आप एक बच्चे का माइंड के साथ काम कर रहे हैं, तो विच इज समथिंग दैट हैज इमोशंस, राइट? सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कैन हेल्प एज लॉन्ग एज टीचर इज यूजिंग इट। तो बेसिकली समझ लीजिए टीचर को सेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है बायोलॉजी में, तो द सेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में उसको एज ए सपोर्टिव टूल्स, उसके अलग अलग तरीके, एक तरीका है बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करना, तो दूसरा तरीका है कि मैं उसका कोई ड्राइंग बना के आप एक्सप्लेन करोगे, तीसरा तरीका है कि सेल का एक मॉडल बना के एक्सप्लेन करोगे,
समझ लो आपने सब भी किया, समझ नहीं आया, तो चौथा एक हो सकता है कि भाई ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म पे मैं इसको ले जाऊं, मल्टीमीडिया कुछ दिखाऊं, फिर बच्चे को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके आगे फिर असेसमेंट करना, अगेन असेसमेंट की तरीका क्या, एक ट्रेडिशनल तरीका है पेन पेपर की परीक्षा लेना। बट अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे वो शायद आपके लिए आसान हो सकता है कि आप जो जो कॉन्सेप्ट किया, जो जो कॉन्सेप्ट आपने क्लासरूम में कवर किया, उस कॉन्सेप्ट को आप इमीडिएटली असेस करो, तो आपको इमीडिएटली आपके सामने एक से ग्राफ मिल जाए कि भाई कितने स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, वहां पे टेक कैन प्ले अ रोल। सो as long as you are using education technology as a supportive tool for teacher, मुझे लगता है कि it can be a wonderful enabler। बट हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अगर ऐसा देखते हैं कि इट विल रिप्लेस टीचर, आई डाउट कितना होएगा। सो आई सी डेफिनेटली एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्पेशली इन एरियाज लाइक बस्तर और दंतेवाड़ा। तो एज ए एनेबलर बहुत अच्छा हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा कि वो कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट ऊपर बैठ के भाई हाँ टीचर को ये काम करेगा करके टीचर को देने के जगह, लेट टीचर्स रियलाइज इट, टीचर्स उसकी मांग करे कि सर हाँ मेरे क्लासरूम में शायद स्मार्ट क्लास होता या असेसमेंट की कोई टूल होता तो काम आए, तो तब जाके ज्यादा अच्छे से यूज होगा, रादर देन हम सिर्फ फ्री में बांटने से अच्छा। तो वो भी एक मुझे लगता है टीचर्स को लग रहा है कि मेरे बच्चे समझ, हाँ, उससे अच्छा जिन टीचर्स को चाहिए उनको अगर अपन देते रहे और फिर उनको देखते हुए फिर बाकी टीचर्स को भी वो नीड में भी महसूस हो और कि भाई हाँ शायद वो है तो एक स्मार्ट क्लास है तो उस क्लासरूम में अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो मुझे भी चाहिए, तो फिर वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट डेफिनेटली एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज ए एनेबलर। सर बच्चों के लिए कैसा है, मतलब बच्चे जैसे मैंने जैसे सुना था कि अभी बहुत सारे, जब कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे सारी चीजें एडटेक पे चली गई। अभी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। बच्चों के लिए एडटेक आप कैसे देखते हैं? क्या बच्चों को जो 1st क्लास से 8th क्लास के बच्चे हैं उनके भी बहुत सारे अभी आ गए हैं, वो किस लेवल तक सही है? no, बट मुझे मैं आपके सवाल पे यहाँ पे ये भी एक ये भी एक मिरर दिखाना चाहूंगा, जो कोविड में जिस तेजी से एडटेक की राइज हुई और उन सब की आज के डेट में क्या हालत है। आई डोंट वांट टू टेक कंपनीज का नेम, मगर वो सारे कंपनीज आज के डेट में मार्केट में नहीं है। आई थिंक वो सिर्फ उस समय की मांग थी कि स्कूल्स नहीं चल रहे हैं तो इसलिए। बट मुझे नहीं लगता आज के डेट में एनी ऑफ दोस कंपनीज आर बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं, पहला। या दूसरा, ये टेक के साथ और एक दिक्कत क्या है ना, जो इश्यूज में आपको शुरुआत में कवर किया, कॉन्टेक्स्ट को मिस करती है और वो सारे चीजें एडटेक में भी है। क्योंकि कोई भी एडटेक कंपनी से आप एक वीडियो डेवलप कर रहे हैं, आप कोई बस्तर स्पेसिफिक या दंतेवाड़ा स्पेसिफिक आप वीडियो डेवलप नहीं करते हो। आप फिर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लिए एक ही वीडियो डेवलप करते हो। तो इट कंप्लीटली मिसेस द जो कॉन्टेक्स्ट की जो बात हम कह रहे हैं कि भाई शिक्षा में बच्चे का कॉन्टेक्स्ट की बहुत बड़ा रोल होता है, वो पूरा ही मिस हो जाता है। वो भी एडटेक कंपनीज के साथ एक दिक्कत है। दूसरा, हाउ यू एक्सपीरियंस द, बेसिकली आप कुछ भी चीज पढ़ा रहे हो तो आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो। व्हाट एवर यू आर लर्निंग, यू आर जस्ट, आप एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है उस प्रक्रिया में। सो लर्निंग कैसा होता है कि कक्षा में हम हमेशा नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि टीचर जो है बच्चों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करता है। बट जब सिर्फ कंप्लीटली एडटेक डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप रिसीवर बन गए, आप साथ में यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज। आप सिर्फ सामने वाला कोई कुछ तो बता रहे हो और जस्ट कंप्लीटली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन वाले मोड में आप चले जाते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एडटेक इज डेफिनेटली अ वंडरफुल टूल, बट एज लॉन्ग एज इट इज बीइंग यूज्ड बाय ए गुड टीचर और फैसिलिटेटर, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है और बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बट उसको जब हम रिप्लेसमेंट जैसा सोचते हैं, मुझे लगता है कि, और अपने सामने एग्जाम्पल भी है कि लोगों ने फाइनेंशियली भी धक्के खाए हैं
और उस हिसाब से लर्निंग में बहुत चेंजेस आए क्या, तो ऐसा नहीं है। तो इट कैन बी अ गुड सपोर्टिव टूल डेफिनेटली। अब 12 साल से हैं, आपने एनजीओ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो उस चैलेंजेस के बारे में आप बताएंगे, किस टाइप के चैलेंजेस होते हैं आपने फेस किए जो? सॉरी। सो एनजीओ में तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि फंड राइजिंग, कि आपको काम करना है, आपका पसंदीदा काम करना है और जो काम समाज के लिए उपयोगी हो ऐसा काम करना है, बट उसके लिए भी संसाधन लगते हैं। तो अभी मैंने जैसे कहा कि इस टीम में डायरेक्टली 20 लोग हैं, तो सभी के लिए फैमिलीज भी है। आप कितना भी समाज के लिए काम कर रहे हो, बट पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है लोगों के। तो फंड राइजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और स्पेशली आप दंतेवाड़ा जैसे इलाका में काम कर रहे हो, तब आपके लिए फंड राइजिंग और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसीलिए है कि शहरों में जिस प्रकार के डोनर्स है, दानदाता जो लोग हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो बट हर कोई जो डोनर है वो अपने आंखों के सामने जो काम हो रहा होगा उसके लिए दान देना पसंद करेंगे, ना कि कहीं और हो रहा हो। क्योंकि भी दंतेवाड़ा छोटा जगह है, तो लोगों की संख्या कम है जो दान देना चाहेंगे इस प्रकार की कार्यक्रमों में। मगर बाहर के जो लोग हैं वो दंतेवाड़ा में देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने नहीं होता है। ये व्यक्तिगत दानदाता हो या इवन कंपनीज भी क्यों ना हो, कोई भी लोग हैं वो उनके आंखों के सामने होने वाला काम को डोनेशन देना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फंड राइजिंग एक नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी हाँ भाई अगले 1 साल के लिए या अगले 2 साल के लिए मैं फुर्सत हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन उसके लिए समय देना पड़ता है, कि लोगों से बात करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वो एक स्ट्रगल है, चैलेंज है। फंड राइजिंग के बाद एक और चैलेंज मुझे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि एनजीओ अगेन अपने जैसा दंतेवाड़ा जैसा एरिया में बहुत ही बदनाम नाम है, कि क्योंकि लोगों ने एनजीओ को बहुत मिसयूज किया हुआ है, और समाज के सामने ऐसा मिसयूज किया हुआ एग्जाम्पल्स ही है। कि ठीक है, लोगों ने किसी ने, बट दिक्कत क्या है ना, देखो अब कोई भी सेक्टर ले लो, से कोई कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जाम्पल, सभी कॉन्ट्रैक्टर बुरे नहीं होते, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छा काम भी करते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम नहीं किया है उसी के वजह से फिर सब लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को एक नेगेटिव ओपिनियन में देखते हैं ना। या कोई व्यापारी, सारे व्यापारी बुरे थोड़ी ना होता है, कोई एक हो रहा होगा जो बहुत ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, आई थिंक प्रॉफिट मेकिंग नॉट इन लेजिटिमेट टर्म्स, इलेजिटिमेटली भी प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर काम कर रहा होगा, बट उसके वजह से पूरी व्यापारी बदनाम होते हैं। तो सिमिलरली इवन एनजीओस कि ठीक है, कुछ एनजीओस हुए होंगे जो लेजिटिमेट नहीं होंगे या करप्शन को एनकरेज किए होंगे वगैरह, उसके वजह से सारे एनजीओ जो शब्द है वही तो लोग नेगेटिव टर्म कनोटेशन में देखते हैं। स्पेशली इन दंतेवाड़ा में मुझे बहुत बार वो महसूस होता है। तो उसके बाद उसका विश्वास जीतना लोगों का कि भाई नहीं, ये वैसा नहीं है, ये अच्छा काम करते हैं। तो वो कई बार क्या होता है, आपको बुरा भी लगता है कि भाई आप अपने माँ पिताजी आंध्रा में हैं, आप उधर से कहीं इधर आए हो, कुछ काम कर रहे हो, मगर कई बार आपको ऐसा कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा एक आप थोड़ा डाउन फील करते हो, बुरा लगता है। तो वो लोगों का विश्वास जीतना, हाँ जिनके साथ फिर आप करीब से काम करते हो उनको समझ आता है अरे नहीं ये तो कुछ अलग है, तो बट वो टाइम लगता है, मेहनत ज्यादा है। तो वो एक दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है। तीसरा चैलेंज मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत कॉमन सेक्टर नहीं है। जैसे कि समझ लो आपको कोई बिजनेस खोलना, किराना दुकान खोलना है, आपके अलावा भी शहर में 100 और किराना दुकान है, तो आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो सहयोग करने के लिए, बताने के लिए भी लोग हैं, बट ये काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, तो आपको उस प्रकार का मेंटोरिंग सपोर्ट एकदम आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो
वो भी एक दिक्कत है, चैलेंज होता है। हाँ, मुझे लगता है यही ये मेन चैलेंज मेजर चैलेंजेस है। हाँ, हम्म। बाकी अब परिवार कैसा आपको दिखता है वो सब फिर अलग अलग है ना, हाँ, बस ये मेजर चैलेंजेस है। ठीक है सर, मुझे तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर और भी कुछ टॉपिक होगा तो हम आपके साथ फिर एक बार डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। और मैं आपका एक बार स्कूल विजिट करना चाहूँगा। जरूर आशीष भाई, कभी भी आ जाओ। और थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू आशीष, चलेगा, वेलकम।